अभी तक हम जो इफेक्ट देख रहे थे अपनी बॉडी पे वो हम एक्सटर्नल लोड की वजह से देख रहे थे। अब हम खुद के सेल्फ वेट की वजह से क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको एनालाइज करेंगे, हमारा वेरिएशन कैसा होता है स्ट्रेस का, उसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वाला टॉपिक इज इफेक्ट ड्यू टू सेल्फ वेट। तो एक बार है ये, इसके ऊपर खुद का इसका वेट लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कोई लोड नहीं अप्लाई किया गया। तो कोई बताएगा क्या इसमें जो चेंजेस आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे? वेट क्या एक फोर्स होता है एक तरीके का? क्या इसका खुद का वेट भी एक फोर्स होगा? जी सर। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? यस गौरव। W equals to mg. mg It will act on this body. तो अब इस वेट की वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा या डिफॉर्मेशन आएगा। तो क्या यही वेट स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा इस बॉडी के अंदर? यस सर। ये वेट भी एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। अब उस स्ट्रेस का वेरिएशन चेक करते हैं कैसे वेरी करेगा इस वेट की वजह से स्ट्रेस हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने क्या किया, हमने एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लेते हैं। दिस इज अवर स्मॉल एलिमेंटल एरिया। जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से ये x डिस्टेंस पे है, खुद की जो थिकनेस है वो क्या है, dx है। और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका, इस पूरी बॉडी का थ्रू सेम होगा या चेंज करेगा? सर सेम होगा। दैट विल बी a। तो दिस इज dx, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, a। वेट, यूनिट वेट पढ़ा था क्या? यूनिट वेट क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम होता है। या डेंसिटी को क्या कहते हैं? डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट? सर ये स्पेसिफिक वेट ना, स्पेसिफिक वेट या फिर यूनिट वेट, दोनों वन एंड द सेम थिंग। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम। दोनों साइड g से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दिस इज g, दिस इज g। तो ये क्या हो जाता है, रो जी क्या हो जाता है, यूनिट वेट या स्पेसिफिक वेट। दिस इज स्पेसिफिक वेट। और एम जी क्या हो जाता है, वेट। दिस इज वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब जो ये वाली एलिमेंटल एरिया हमने लिया, ये दिस पोर्शन,
तो मैं क्या वेट को इस वेट ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम ये लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ दैट स्ट्रिप। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को कैसे राइट कर सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप इनटू इट्स Height. थिकनेस dx, एरिया इनटू dx लिख सकते हैं ये। तो स्ट्रेस विल बी व्हाट, स्ट्रेस क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर सिग्मा एक्स। फोर्स कितना लग रहा है, उसका खुद का वेट, तो डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई एरिया। WX is unit weight into A into dx divide by area। ये कैसे पूछ आएगा, तो सिग्मा x जो पर्टिकुलर स्ट्रिप पे एक्ट कर रहा होगा विल बी व्हाट, यूनिट वेट इनटू dx। इसे इंटीग्रेट कर दो, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, सिग्मा 0 मतलब a पॉइंट हो गया, दिस इज आवर a पॉइंट। इसे एरिया हमने ये बोल दिया था, इसे क्या देते हैं c और d। तो स्ट्रेस एट c इज व्हाट, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां पे, एट पॉइंट c x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है c पॉइंट पे 0. so stress we can write as sigma c at c is equals to what, 0। stress at point d at x equals to 0 at x equals to l। यहाँ कितनी हो जाएगी, अगर x की वैल्यू l हो गई, दिस इज द लेंथ ऑफ योर बार, अगर x की वैल्यू l हो गई तो यहाँ स्ट्रेस कितना हो जाएगा, अगर यहाँ x की वैल्यू l हो गई तो स्ट्रेस कितना होगा, इंटीग्रेट किया है ना यहाँ पे सिग्मा x, तो x की वैल्यू 0 से लेके x की वैल्यू l तक कितना होता है इंटीग्रेशन dx का, सर x y स्क्वायर बाय 2, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, सर x इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। ठीक है, x सिग्मा इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज सिग्मा इज इक्वल्स टू यूनिट वेट इनटू x। अब x की वैल्यू 0 रखी तो स्ट्रेस 0 हो गया, और x की वैल्यू l रखोगे तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू l पुट कर दोगे तो स्ट्रेस कितना होगा, दिस इज यूनिट वेट वेट इनटू इनटू एल l, आ जाएगा। यूनिट वेट इनटू l। ठीक है, तो इसका वेरिएशन कैसा है, यहाँ 0 है और यहाँ पे l है, तो इसका वेरिएशन क्या है, लीनियर है। स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, अपना एक 0 पॉइंट से लेकर के l तक। ठीक, ये हमारी स्ट्रेस निकल के आई। अब हम इसका डिफॉर्मेशन देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ एलिमेंटल एरिया, जो dx हमारा एलिमेंटल एरिया, हमें जो हमारा सेल्फ वेट है उसकी वजह से कितना डिफ्लेक्शन निकालना है, हम क्या कर रहे हैं, अपने एलिमेंटल एरिया का डिफ्लेक्शन निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, 0 से लेकर के l तक। ठीक है, दिस इज डिफ्लेक्शन ऑफ elemental length dx। So we can write as delta x
is equals to what? Px into dx by a, यही था फॉर्मूला PL by A, यही फॉर्मूला था डिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे P कितना हो Yes, गया sir. हमारा? P हमारा हो गया क्या? WX, दिस इज WX, यही फोर्स एक्ट कर रहा है, WX into dx डिवाइडेड बाय AE। यूनिट वेट को क्या लिख सकते हैं? यूनिट वेट into area into x into dx divided by AE। ये कैंसिल हो गया, so delta x is coming out to the unit weight into x into dx divided by E। इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? 0 से लेकर के L लेंथ तक। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है? X square by 2. This is x square by 2. The total deflection is limit 0 से L unit weight x square by 2e, this is limit 0 to L। सब्स्टिट्यूट करो, कितना आ रहा है? This is delta is equals to what? L रखना, तो unit weight into L square by 2e minus 0। तो यही क्या हो गया आपका? डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट। क्लियर है? दिस इज योर बार। इस बार के ऊपर उसका खुद का वेट W था और एक्स्ट्रा फोर्स P लग रहा था, तो जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा इस बार का, इट विल बी इंक्लूसिव ऑफ इट्स वेट along with the deflection produced by the external force P। वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू गामा L स्क्वायर बाय 2E। ये हो गया आपका सेल्फ वेट का कंपोनेंट, ये हो गया आपका सेल्फ वेट का कंपोनेंट, दिस इज योर सेल्फ वेट कंपोनेंट, और ये हो गया आपका ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। The question is this a bar AB is intact between 2 point A and B having external load as 75 kN and 50 kN at point C and D. Find the external load, external reaction produced at point A and B due to the given loading. तो जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा वो A से B पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा। और हम A से B को क्या कर सकते हैं? डिफ्लेक्शन को स्मॉल स्मॉल पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल पार्ट डिफ्लेक्शन ऑफ AC प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ CD प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ DB इक्वल्स टू 0। नाउ वी विल डू द फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हमें रिएक्शन फाइंड करनी है A और B पे, ठीक है? अज्यूम कर लेते हैं, क्या अज्यूम कर लेते हैं? दो रिएक्शन अज्यूम करते हैं। दो रिएक्शन अज्यूम करते हैं क्या? दिस इज RA, this is RA, this is RB, this is RA, this is RA, this is RB। Clear? So this is RA। अगर
जब हमारा ए सी सी ये हमारा आ रहा है, तो इसको इक्विलिब्रियम में रहने के लिए ये फोर्स कितना हो गया, यहाँ पे ये फोर्स कितना हो जाएगा सी पॉइंट पे, दिस फोर्स आरे होना दिस आ चाहिए। रहा है, दिस इज आ रहा है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे सीडी पोर्शन पे, सीडी पोर्शन पे, सीडी पोर्शन, ये वाला सीडी पोर्शन ये रहा, यहाँ पे है आर ए टेंसाइल लग रहा है और 75 कंप्रेसिव लग रहा है, तो यहाँ नेट फोर्स कितना हो गया, इस पोर्शन पे नेट फोर्स कितना हो गया, ये टेंसाइल लग रहा है आर ए और ये कंप्रेसिव है इस पॉइंट पे, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 25। यहां से चलो ए पॉइंट से स्टार्ट करो, आर ए लगा आपका टेंसाइल और ये 75 कंप्रेसिव, तो नेट फोर्स कितना हुआ यहाँ पे, इधर से देखो इस साइड मत आओ, खाली बस आपको अब ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, जितना पोर्शन है ये वाला पोर्शन दिख रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पे, 25। आर ए तो लग ही रहा है और एक 75 इस साइड लग रहा था, तो नेट फोर्स कितना हुआ यहाँ पे, एक है टेंसाइल, 75 आर इनटू 75। वैसे देखो एक फोर्स इतना लग रहा है आर ए का इस पॉइंट पे और ये 75 लग रहा है, ठीक है, ये कंप्रेसिव लग रहा है इस पे, एक टेंसाइल है और एक कंप्रेसिव है, ये 75 कंप्रेसिव है, तो नेट फोर्स कितना हुआ इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, नेट आरे माइनस 75 इक्वल्स टू 0 होगा सर। आर ए माइनस 75, ठीक है, तो यहाँ नेट फोर्स कितना हो गया, दिस इज आर ए आपका टेंसाइल लग रहा है और 75 एडिशनल कंप्रेसिव लग रहा है, आर ए माइनस 75 हुआ, समझ में आया ये पॉइंट सबको, समझ में आया, यस सर। ठीक है, दिस इज आर ए माइनस 75, अब इसी फोर्स को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे कितना फोर्स हो गया, ई पॉइंट पे कितना फोर्स हो जाएगा, अगर ये आर ए माइनस 75 है तो जब इस पूरे ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो ये फोर्स कितना होगा, आर ए माइनस 75। आर ए माइनस 75, ठीक है, अब देखो अब इस पॉइंट पे और डी पॉइंट पे आते हैं, डी पॉइंट पे आए, अब यहाँ पे आ गए हम, ये पोर्शन में, इस पोर्शन में देखना है, ठीक है, अब वैसे देखो इस पोर्शन पे मैंने ये डी पॉइंट को यहाँ लिया, डी पॉइंट को यहाँ लिया, इस पे कैसा फोर्स लग रहा था, एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर ए माइनस 75, और इसी पॉइंट पे एक एडिशनल फोर्स लग रहा है क्या, दिस 50 किलोमीटर टेंसाइल, 50 किलोमीटर टेंसाइल, तो नेट फोर्स कितना लगेगा अब यहाँ पे, यहाँ पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पे नेट फोर्स कितना हुआ, आर ए माइनस 25 माइनस 50 इक्वल टू 0। आर ए माइनस 25। आर ए माइनस 25, 25 होगा ना सर? जी सर, आर ए माइनस 25, ठीक है, 25। आर ए माइनस 75 प्लस 50, ये नेट टेंसाइल फोर्स हुआ, यस सर, यस सर, -20। यस सर। यहाँ लिख सकते हैं दिस इज आर ए माइनस 25, अगर ये आर ए माइनस 25 है तो ये कितना हो गया बाई डिफॉल्ट, ये भी इस ब्लॉक को भी इक्विलिब्रियम में रहना है, अरे वो भी हो जाएगा आरे माइनस आर ए माइनस 25, ठीक है, अब हमारे पास सारे फोर्सेज आ गए हैं, किसके टर्म में, आर ए के टर्म में, ठीक, अब देखो ये देखते जाते हैं, डिफ्लेक्शन का पिछले ये लिखा इक्वेशन,
डिफ्लेक्शन इज डिफ्लेक्शन ऑफ AB इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ AC प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ CD प्लस डिफ्लेक्शन ऑफ DB। ठीक, अब हर पॉइंट का डिफ्लेक्शन लिखते चले जाओ, फोर्स हमें पता ही है, डिफ्लेक्शन ऑफ AC विल बी इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स, दिस इज RA, लेंथ कितनी गिवन थी, लेंथ गिवन है 0.6, ठीक है, दिस इज 0.6 डिवाइडेड बाय A इंटू E, ये हो गया। डिफ्लेक्शन ऑफ CD इज व्हाट, ध्यान रखना सारे फोर्सेस मैंने कैसे बनाए, देखो टेंसाइल बनाए हैं, मान लिया मैंने सारे फोर्सेस टेंसाइल कर रहे थे, ठीक है, अगर इसी डायरेक्शन में आ गए तो ठीक है हमारे टेंसाइल होंगे, नहीं होंगे तो चेंज कर देंगे, जो भी आएगा हमारा। दिस इज व्हाट RA माइनस 75 और CD पोर्शन फोर्स कितना RA माइनस 75, लेंथ कितनी है 1.2 मीटर, अगेन क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, मटेरियल सेम है, AE हो गया, दिस इज इक्वल्स टू प्लस लास्ट पोर्शन कितना है RA माइनस 25 इंटू लेंथ कितनी है 0.9 0.9 डिवाइडेड बाय A, क्लियर। अब देखो टोटल रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू व्हाट क्या था 0, तो नीचे से तो AE और AE सब कैंसिल हो गया, बचा क्या RA इंटू 0.6 प्लस RA माइनस 75 इंटू 1.2 प्लस RA माइनस 25 इंटू 0.9, यहाँ से RA फाइंड करके बताओ RA कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, सब बताओ। आपका RA आ गया 41.67 और RB आ गया 16.67 किलो न्यूटन। तो लास्ट क्लास में हमें रिएक्शन निकाल रहे थे, रिएक्शन निकालने में कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है, ठीक है, एक तरीका बताया फ्री बॉडी डायग्राम का, वो बेसिक मेथड है, ये दूसरा मेथड है, इससे इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, पर बेसिक मेथड वही है अभी भी हमारा कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए करते हैं, पर फॉर अवर कन्वीनियंस दूसरा मेथड एक और बता रहा हूँ, इजीली फाइंड आउट कर लोगे। सबको रिएक्शन जो होती है टेंशन और कंप्रेशन कब बोलते हैं, ये इतना समझ में आता है, किस रिएक्शन को टेंशन बोलते हैं, ठीक है, किस रिएक्शन को टेंशन बोल रहे हैं और किस रिएक्शन को कंप्रेशन बोल रहे हैं। बताते जाओ, R1 कैसी है, टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, R2 कैसी है, कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स, R3 टेंशन, यस सर, और R4 कैसी है, टेंशन फोर्स, टेंशन हो गई, अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है, जो R2 है, R2 किस पे लग रही है, किस पोर्शन में लग रही है, A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया, और ब्लॉक BC R2 लग रही है, ठीक है, ध्यान दो, R2 सबने टेंशन बताया था, ठीक है, ये R2 है, ब्लॉक BC पे लग रही है, तो R2 अगर ऐसे लग रही है यहाँ पे, क्या मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ लगा सकता हूँ, यस सर, किस टाइप की फोर्स है R2, कंप्रेशन, कंप्रेसिव, अब बस कंप्रेशन यहाँ है, पे बस के लिए टेंशन है। हाँ, अब बस यहाँ पे एक चीज यही ध्यान रखनी होती है कि किस ब्लॉक के लिए हम कौन सी फोर्स को कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है, R1 किस ब्लॉक के लिए लग रही है, AB के लिए लग रही है, BC ब्लॉक पे कौन सा लग रहा है, R2 लग रहा है, तो इसे मैं यहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ इस तरीके से, इसे कंप्रेशन कह सकता हूँ। CD ब्लॉक के लिए R3 कैसा होगा,
टेंशन होगा टेंशन सर। टेंसाइल टेंसाइल ठीक है। और CD ब्लॉक के लिए R4 कैसा होगा? सर टेंशन टेंसाइल सर वो टेंसाइल भी टेंसाइल ही होगा सर। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, पहली चीज। अब अगर दूसरी चीज ये बताओ, A से B तक आने में कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? A से B दो अगर आ रहे हैं, फोर्सेस। दो से पहले, B से बस पहले, जस्ट पहले, यहाँ तक कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक फोर्स R1 एक फोर्स लग रहा है R1, एक्सटर्नल है सर सर। R1 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 सर R1 लग रहा है, ठीक है, पहली चीज। अब सिर्फ और सिर्फ हम A से C की तरफ आ रहे हैं, और हम A से C की तरफ आ रहे हैं, और C से जस्ट पहले कितने फोर्सेस लग रहे हैं? दो फोर्सेस। दो सर दो दो सर R1 R3 एंड और एंड R2 R2। ठीक है। R2 टू। सर A से D की तरफ आ रहे हो, और D से जस्ट पहले कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3 R1 फोर्स R2 R3 तो 3 लग रहे हैं सर। 3 लग रहे हैं। कौन कौन से लग रहे हैं? R1 R2 एंड R3। R1 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 R2 R2 R3 और ठीक है, R3 यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है। नो सर नो सर। अब ये बताओ, अगर मैं डिफ्लेक्शन लिखता हूँ A से B तक, A से D तक, तो मैं डिफ्लेक्शन क्या कहता हूँ? डेल्टा इज डेल्टा ऑफ AB प्लस डेल्टा ऑफ BC प्लस डेल्टा ऑफ CD। ठीक है। डेल्टा क्या होता है? PL बाई AE, PL बाई AE, PL बाई AE। ठीक है, दिस इज फॉर AB एंड सिमिलरली BC एंड CD हो जाएगा। ठीक। अब ये बताओ, R1 कैसा फोर्स था? टेंसाइल टेंसाइल। फोर्स। टेंसाइल को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं टेंसाइल पॉजिटिव है, तो यहाँ A से B तक के लिए कितने फोर्सेस थे? R1 एक्ट कर रहा था। R1 कैसा है? टेंसाइल फोर्स है, तो क्या हो गया? R1 L बाई AE। ये हो गया आपका किस पोर्शन के लिए? AB पोर्शन के लिए। प्लस प्लस BC पोर्शन के लिए कितने फोर्सेस लग रहे थे? R1 and R2 R1 एंड R2। R1 कैसा फोर्स था? टेंसाइल फोर्स। R2 कैसा फोर्स था? कंप्रेसिव फोर्स। तो नेट फोर्स कितना हो गया? R1 minus R2। दिस इज R1 माइनस R2। ये नेट फोर्स हो गया। लेंथ कितनी है? L2 जो भी है, डिवाइडेड बाई AE प्लस 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 थर्ड पोर्शन में आए, यहाँ पे कितने फोर्सेस लग रहे थे? R1 R2 and R3 R1 एंड R2 एंड R3। इसमें से कितने टेंसाइल फोर्सेस हैं, कितने कंप्रेसिव फोर्सेस हैं? सर एक टेंसाइल R1 टेंसाइल है और R2 और R3 सर कंप्रेसिव है। सर बट CD ब्लॉक के लिए R3 तो टेंसाइल फोर्स है। हाँ, बस यही चीज ध्यान रखनी है। CD पोर्शन में R3 कैसा फोर्स है? टेंसाइल। ठीक है, तो कितने फोर्स हो गए टेंसाइल के यहाँ पे? R1 plus R3 minus R2 R1 प्लस R3 माइनस R2 इंटू L डिवाइडेड बाई AE। क्लियर? क्लियर है? यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन सर फिर R4 का क्या होगा? R4 किसके बराबर हो जाएगा? समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन लिखोगे अगर 0, समेशन इन फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0 लिख रहे हो, ये लिख सकते हैं। R1 अगर राइट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? नेगेटिव। राइट साइड वाले कितने फोर्सेस हैं? R1 प्लस R3 और R2 प्लस, क्या होता है? R1 प्लस R3 इज इक्वल्स टू व्हाट? R2 plus R4। जरा R4 चेक करना क्या आ रहा है? R1 प्लस R3 माइनस R2, यही आ रहा है R4। यस सर, यस सर, यही आ रहा है। क्या हमने यहाँ पे क्या Yes, sir. लिखा हुआ है? R1 प्लस R3 माइनस R2। यही तो फोर्स लग रहा है CD पोर्शन के लिए भी। CD पोर्शन के लिए क्या R4 ही फोर्स लग रहा है अगर इधर से आओगे तो? अगर D Yes, से C sir. की तरफ जाओगे तो क्या सिर्फ और सिर्फ एक टेंसाइल फोर्स R4 लग रहा है? जी yes सर एक ही लग रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है? या R1 प्लस R3 माइनस R2 लिख दो, या फिर R4 लिख दो। वन एंड द सेम थिंग हो गया। yes sir. वन एंड द सेम थिंग है। बराबर समझ में आ गया सबको? अब हमने हाँ सर दो एक ही तीन बात है।
अब हमने 2-3 कुछ प्रॉब्लम किए थे, जरा 2-3 प्रॉब्लम जो किए थे सारी वैल्यू बता दो और चेक करो अपनी कॉपी में अगर किसी ने नोट बनाया हो कि हमने क्या क्या वैल्यूज लिखी थी, और चेक करो हमने बेसिक मेथड से किया था अपना फ्री बॉडी डायग्राम बना करके। कल वाला ही Yes, sir. क्वेश्चन Three. कोई बताओ, कल वाला ही क्वेश्चन Sir, बताओ। 75 kilonewton and 50 kilonewton compressive force तो रुक जाओ, second यहाँ body पे पे ये हो गया हमारा, ये था। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा था, टेंसाइल था कंप्रेसिव था, बी पॉइंट पे। compressive sir. सर वो रिएक्शन Compressive. निकालना था। हाँ, रिएक्शन निकालना था, ए बी सी डी, ठीक है, ऐसा ही कुछ था। बी पॉइंट पे जरा बताओ कैसा फोर्स लग रहा था। 75 कंप्रेसिव फोर्स kilonewton. 75 न्यूटन। कंप्रेसिव था सर 75 न्यूटन का। कंप्रेसिव था, ये 75 हो गया। और सी पॉइंट पे कैसा फोर्स लग रहा था। Compressive 50 kilonewton. 50 ऐसे लग रहा था, इस तरीके से। नहीं sir, no, no, इधर no, नो sir. सर, टेंसाइल इनवर्ट टेंसाइल था टेंसाइल सर। हुआ ना, सीडी के टेंसाइल फोर्स रेस्पेक्ट का। में टेंसाइल था सर। सीडी के रेस्पेक्ट में 50 टेंसाइल था, किलोमीटर 50 किलो 50 न्यूटन। किलोमीटर का। This is 50 न्यूटन। और यहाँ पे हमें निकालना था R1 R2 R3। जरा चेक करो कैसा, R1 ऐसे मार्क किया था और R2 ऐसे मार्क किया था। Yes sir. दिस इज R1, दिस इज R2, ठीक है। जरा ए बी के बीच में फोर्सेस बता दो, कितने फोर्सेस लग रहे हैं। R1 सर। तो हो गया R1 R1 लगेंगे ना सर, R1 R1 लगेंगे। R1 इंटू एल बाई ए, ये हो गया यहाँ का रिफ्लेक्शन, प्लस बीसी फोर्स पोर्शन के लिए बता दो कितने फोर्स लग रहे हैं। ए से आ रहे हो तो R1 minus 75. R1 माइनस 75, R1 75 75 R1 माइनस 75 L2 डिवाइडेड बाई ए, E डिवाइड प्लस, अब इस पोर्शन के लिए बता दो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। So R1 plus 50 minus R1 75. प्लस 50 माइनस Minus 75. 75 L3 बाई ए। Hey. E जरा चेक करना कल क्या यही लिखवाया था पहली इक्वेशन में फ्री बॉडी Yes, डायग्राम sir. बना करके, Yes sir. ठीक है। अब क्लियर है सबको कैसे करते हैं। फ्री बॉडी हाँ सर, डायग्राम Yes से भी sir. कर सकते हो या फिर ये मेथड से भी कर सकते हो, पर इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि जो ये फोर्स कंसीडर कर रहे होते हैं, किस ब्लॉक के लिए कंसीडर कर रहे होते हैं, ये ध्यान देना होता है, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि ये जो फोर्स है 75 वाला, ये किस ब्लॉक के लिए लग रहा है, ठीक है। ए से बी तक आए तो यहाँ ये जो पोर्शन है इसके लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस होंगे वो कंसीडर किया। अब बीसी में आए, बीसी ब्लॉक में लेफ्ट साइड से ही देखो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक R1 लग रहा है, R1 लग रहा था ए बी ब्लॉक के लिए। बीसी ब्लॉक के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है 75, तो 75 बीसी ब्लॉक के लिए कंप्रेसिव हो गया, ठीक है। तो R1 माइनस 75 हो जाएगा। बस यहाँ पे फोर्सेस का ध्यान रखना। क्लियर। यस सर। ठीक है, अब सबको Yes क्लियर sir. है कैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन दो, खुद से करोगे, मैं नहीं सॉल्व करूंगा, बस मुझे आंसर बता Yes देना sir. कितना आ रहा है। Yes. Sir. फाइंड रिएक्शन RA एंड RE।
सर सभी लेंथ सेम। The property of material by virtue of its deformation caused by applied load disappear upon removal of load। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिसमें हम मटेरियल के बाद हमने लोड अप्लाई किया और जब हम लोड को रिमूव करते हैं तो जो उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुआ था ड्यू टू अप्लाइड लोड, अगर वो डिफॉर्मेशन हमारा डिसअपियर हो जाए तो ऐसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी किस लिमिट तक वैलिड होती है? जिस लिमिट तक वैलिड होती है उसे क्या कहते हैं? जिस लिमिट तक इलास्टिसिटी वैलिड होती है उस लिमिट को क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। एज इलास्टिक लिमिट वो लिमिट जहां तक मटेरियल पे अगर हमने लोड लगाया और हमने लोड को रिमूव कर दिया तो ठीक है उस लोड से वो वापस आ जाता है तो उसे हम कह देते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज द पावर टू कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द स्ट्रेस और लोड इज रिमूव्ड। ठीक, जब हमने लोड अप्लाई किया और हमने लोड को रिमूव कर दिया तो उसकी ओरिजिनल डायमेंशन जो है रिगेन हो गई। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, दिस इज द लेंथ L। हमने किसी भी क्रॉस सेक्शन से एक मटेरियल को सब एटॉमिक लेवल पे चेक किया, उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे थे। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड द बॉन्ड स्ट्रेचेस बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक है, बॉन्ड इन दोनों के बीच की बॉन्ड है वो इंक्रीज कर गई। जैसे ही हमने लोड को रिमूव किया, दिस F फोर्स वाज रिमूव्ड due to application of this F force, this delta deformation या deflection was produced in this bar. After removing of this force, all the particles regain their initial dimension। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कह देते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिक मीन्स रिवर्सिबल फॉर्म, मतलब जिसमें हम ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट लोड द इनिशियल डायमेंशंस वर रिकवर्ड। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। The third of the property is plasticity. Plasticity क्या होती है? The plasticity of a material is its ability to undergo some degree of permanent deformation without rupture or failure। ठीक है, जैसे अपोजिट हुई इलास्टिसिटी की, आपने लोड को अप्लाई किया बॉडी के अंदर बट आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट लोड उसके अंदर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गए। ठीक, तो इस प्रॉपर्टी को जिसमें हमारे लोड के रिमूव करने के बाद भी मटेरियल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन रह गया, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं? हम इलास्टिसिटी कह देते हैं। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे देखो, हमने किसी भी पॉइंट पे, अभी ये इसकी इनिशियल लेंथ है, इस पे कोई लोड नहीं अप्लाई किया, बट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस लोड F, some of the elastic deformation will produce and a part of plastic deformation will occur in this molecule। ठीक है, इस तरीके से फोर्स अप्लाई किया कि एक कुछ इलास्टिक डिफॉर्मेशन आया और थोड़ा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आया। But after this removal of this load F, a deflection is remain in this body, और इस टाइप के जो प्रॉपर्टी होगी उसे हम प्लास्टिसिटी क्या देते हैं? ठीक है, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो बताया था, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इफ द लोड इज अप्लाइड, दिस वाज योर इलास्टिक लिमिट, बियॉन्ड दिस लिमिट इफ द लोड इज अप्लाइड, so after removal of this load this curve will not follow the same path, it will follow a different path, और जो स्ट्रेन रह जाएगा उसे हम क्या कह देते हैं? प्लास्टिक स्ट्रेन। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज प्लास्टिक स्ट्रेन। So plastic deformation will only take after elastic limit if the elastic limit is exceeded। अगर elastic limit से नीचे लोड रहा तो वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा, अपना ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन कर लेगा। But if the load exceeded this elastic limit, so after removal of this load, a permanent deformation will remain it. We call it as plastic deformation. The plastic deformation is a permanent type of nature। ठीक है, ये रही आपकी इलास्टिक लिमिट। इस कर्व में यहाँ तक इलास्टिक लिमिट थी, so यहाँ तक इलास्टिक लिमिट थी। Beyond this, if the load is applied such that stresses exceed the elastic limit, so after removal of this load, the material will not regain its original dimension, but it will have some plastic deformation or permanent deformation in it. So that property is known as plasticity. This is your third property. The fourth property is its ductility. Ductility is the property of a material which enable it to draw into wires। ठीक है, ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें आप किसी भी मटेरियल के अंदर फोर्स अप्लाई करो, किसी भी मटेरियल के अंदर से फोर्स अप्लाई करके एक वायर को ड्रॉ कर सकते हो।
ठीक है, या फिर इस मटेरियल को स्ट्रेच कर सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम किसी भी मटेरियल में से उसको स्ट्रेच करके एक वायर के फॉर्म में ला सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। लाइक माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, ठीक है, माइल्ड स्टील जो होता है डक्टाइल मटेरियल होता है, जिसको आप स्ट्रेच करोगे इसके ओरिजिनल मटेरियल से, तो ये क्या एक बार के फॉर्म में कट आउट हो जाएगी, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। The percentage elongation and the reduction in area and tension is often used as empirical measure of ductility, ठीक है, कितना elongation प्रोड्यूस हो जा रहा है इस बॉडी के अंदर, या फिर कितना एरिया कम हो जा रहा है बिफोर फ्रैक्चर, ठीक है, जितना ज्यादा वो elongate करेगा उतनी ही ज्यादा बॉडी के अंदर डक्टिलिटी होगी, ठीक। So this is your third, fourth property, is termed as ductility. The next of the property is brittleness. Brittleness opposite होती है ductility की। brittleness जो property होती है वो opposite होती है, just opposite होती है ductility की। ductility में क्या था, on the application of force if the material elongate, कितना ज्यादा elongation produce हो जा रहा है उस property की हम ductility कह रहे थे। On the other hand, if the material breaks, initially आपने force apply किया और वो length elongate नहीं कर रहा और इनिशियली ही ब्रेक कर जा रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट मच परमानेंट डिस्टॉर्शन, द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट मच डिस्टॉर्शन इज टर्म्ड एज ब्रिटलनेस। जो आपका elongation ना प्रोड्यूस करे ऐसे मटेरियल्स को ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी कहते हैं। नॉन डक्टाइल मटेरियल्स कंसीडर्ड टू बी ब्रिटल मटेरियल, अपोजिट होता है, जैसे डक्टिलिटी में था जितना ज्यादा elongation प्रोड्यूस हो रहा था उतनी ज्यादा डक्टाइल मटेरियल थे, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट, जो मटेरियल नॉन डक्टाइल होंगे वो क्या होंगे, ब्रिटल होंगे। लाइक ग्लास, कास्ट आयरन, ठीक है, ग्लास को थोड़ा सा भी स्ट्रेच करोगे तो वो elongate नहीं करेगा, ब्रेक कर जाएगा। कास्ट आयरन सिमिलरली इज द एग्जांपल ऑफ ब्रिटल मटेरियल्स। The next of the properties, malleability। malleability प्रॉपर्टी होती है, जैसे डक्टिलिटी थी, आप on the application of force the elongation produced in the material। Ductility is the property on the application of compressive force in a material। अगर ductility की tensile force, application of tensile force on the material, so on the other hand opposite force हो गया क्या, अगर आपने compressive force apply किया किसी भी body के अंदर, the property of a material to deform in a shape of plane sheet, the property of a material on the application of compressive force to get deformed in the shape of plane sheet after the application of load is termed as malleability, ठीक है। on the application of load अगर वो plane sheet के अंदर convert हो जा रही है तो ऐसी property को हम क्या कहेंगे, this is termed as malleability। malleability of a material is the ability to be flattened into thin sheet, ठीक है, मतलब वो property का compressive force को apply करने के बाद जो मटेरियल है कितना इजीली एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जा रहा है विदाउट क्रैकिंग। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज विदाउट क्रैकिंग, ठीक है, विदाउट क्रैकिंग वो कितने आसानी से थिन शीट कन्वर्ट हो जा रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम मैलेबिलिटी कहेंगे। लाइक एग्जांपल, लेड कैन बी readily rolled and hammered into thin sheet but not can be drawn into wire, ठीक है, लेड एग्जांपल है कि इसका कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करो with the help of hammer and can be easily converted into sheets, yeah, this is the property of malleability। but opposite of it, if we apply the compressive force on the lead, it will not be easily drawn out into wire, ठीक है। so malleable material, gold is the most malleable material, इसको easily हम compressive force apply करके एक thin sheet में convert कर सकते हैं, ठीक है, with the help of hammer। so this is your malleability। Next of the property is hardness। hardness is the fundamental property which is closely related to strength। hardness जो होती है वो strength से, ये property strength के एकदम contrary होती है, ठीक है, बहुत closely related होती है। hardness वो property होती है material की जिसका on the application of scratch, कि material कितना resist कर सकता है, उस एप्लीकेशन को स्क्रैच हो गया, एब्रेशन हो गया, कटिंग हो गया, इंडेंटेशन हो गया, पेंट्रेशन हो गया, ठीक है। किसी भी मटेरियल पे आप किसी भी दूसरी बॉडी से कितनी डिफिकल्टी से स्क्रैच प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर एब्रेशन ला सकते हो, या फिर इंडेंटेशन या पेंट्रेट कर सकते हो, ऐसी प्रॉपर्टी को हार्डनेस कहते हैं।
जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उस बॉडी के ऊपर पे स्क्रैच बनाने में, इंडेंटेशन या फिर एब्रेशन बनाने में, उतना ही ज्यादा उस बॉडी का हार्डनेस, ठीक, उतना ही उस बॉडी का ज्यादा, जितना उतना ही उस बॉडी का हार्डनेस, ठीक है। जितनी इजीली उस बॉडी पे स्क्रैच, इंडेंटेशन या मार्किंग कर दी जाए, उतना ही कम उस बॉडी का हार्डनेस, ठीक। जितना ये रेजिस्टेंस होता है एक तरीके का, कि कितनी डिफिकल्टी के साथ उस पे स्क्रैच, इंडेंटेशन या फिर पेनिट्रेशन किया जा सकता है। So this is the property of hardness. So this is the stress strain curve. अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, किस जोन में क्या हो रहा होता है, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तक जो प्रॉपर्टी शो करेगी, इलास्टिक लिमिट तक जो मटेरियल प्रॉपर्टी शो करेंगे, उसे क्या कहते हैं, उस टाइप की मटेरियल को क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिसिटी, किस टाइप की Limit of प्रॉपर्टी, किस टाइप की प्रॉपर्टी होगी वो, इलास्टिसिटी होगी, इलास्टिक लिमिट, या इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, कितना इलास्टिक लिमिट से जो प्रॉपर्टी नीचे शो करेंगे मटेरियल, उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। वो मटेरियल जो इलास्टिक लिमिट के बाद जिनमें लोड अप्लाई किया गया हो, ठीक है, और फिर से लोड रिमूव कर दिया गया, तो उनके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, उस टाइप के मटेरियल्स को क्या कहेंगे, उस टाइप की प्रॉपर्टी, उस टाइप की प्रॉपर्टी, उस टाइप की प्रॉपर्टी कहेंगे प्लास्टिसिटी, उस टाइप की प्रॉपर्टी को कहेंगे प्लास्टिसिटी, ठीक है। मटेरियल कितना अल्टीमेट लोड रेजिस्ट कर सकता है, कितना अल्टीमेट लोड रेजिस्ट कर सकता है, इस टाइप की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे। अगर यहाँ तक लोड आता, दिस इज स्ट्रेंथ, दिस इज स्ट्रेंथ, ठीक है। सो these are the some of the basic properties of a material which we will use in further discussions, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक,